हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम अपनी एक स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम सारी ही पोएटिक डिवाइसेस को अपने उसमें कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस हम यहाँ कवर करेंगे। तो हम लगभग सारी पोएटिक डिवाइसेस करेंगे। तो देखते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले तो हम एक पॉजिटिविटी के साथ शुरू होंगे और ये एक थॉमस एडिशन का एक कोट है। मैनी ऑफ लाइफ फेलियर आर पीपल हु डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वर टू सक्सेस व्हेन दे गिव अप। तो अपने आप को हमको मेहनत करते रहनी है, आगे बढ़ते रहने हैं जब तक हमें सक्सेस ना अचीव हो। चलिए, तो पोएटिक डिवाइसेस जो हमारा आज का टॉपिक है, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस होती क्या हैं। ठीक है, चलिए। पोएटिक डिवाइसेस आर अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन पोएट्री। तो आप जानते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस का मेन यूज़ पोएट्री में होता है और वहीं पे हमको यूजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए भी आता है कि कहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज़ आया है। चलिए, इसके बाद इसके 3 टाइप होते हैं जो कि टाइप यूजुअली देखिए हर कोई नहीं बताता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डीप में मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ। ये 3 तरह से डिवाइडेड है। पहले तो साउंड के बेसिस पे, दूसरा रिदम यानी कि किस तरह से चल रही है, किस तरह से गैप्स वगैरह की वजह से किस तरह का फील आ रहा है उसको पढ़ने के बाद, और तीसरा मीनिंग की वजह से पोएटिक डिवाइसेस होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ पे छोटा सा हमने एक फ्लो चार्ट का ये बना के रखा है, उसमें देखते हैं। सबसे पहले पोएटिक डिवाइसेस का जो 3 क्लासिफिकेशन होता है वो देख लेते हैं। पहला जो होता है साउंड के बेसिस पे होता है। साउंड के बेसिस पे देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव इस साउंड क्वालिटी अचीव्स। पोएटिक डिवाइसेस ऑन द बेस, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ साउंड अचीव स्पेसिफिक इफेक्ट्स व्हेन हर्ड। ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस जो साउंड क्वालिटी पर बेस्ड होती हैं वो जब पढ़ी जाती हैं तो उनमें स्पेशल सोनिक क्वालिटी आती है। ठीक है, तो बस इसमें ज़्यादा कुछ आते देखते हैं, थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट में एरर है, आप ध्यान दे दीजिएगा। मैं आपको ऐसे भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जिसमें पढ़ने के बाद साउंड में कुछ वेरिएशन दिखाई पड़ रहा है, जिसमें साउंड में चेंज आ रहा है। वैसे भी आप अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। चलिए, पोएटिक रिदम के बेसिस पे, पोएटिक रिदम इज द फ्लो ऑफ वर्ड विद इन ईच मीटर एंड स्टैंजा टू प्रोड्यूस अ रिदमिक इफेक्ट वाइल एम्फेसाइजिंग स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ पोएम। तो देखिए, पोएटिक रिदम जो होती है, तो इसका मतलब है देखिए कि पोएटिक रिदम का जो मीनिंग होता है वो होता है इज़ द फ्लो ऑफ वर्ड, जो कि फ्लो ऑफ वर्ड्स है विद इन ईच मीटर। मीटर और स्टैंजा का मतलब है कुछ कुछ दूरी पे और हर एक स्टैंजा पे। स्टैंजा का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। टू प्रोड्यूस अ रिदमिक इफेक्ट वाइल एम्फसाइजिंग स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द पोएम। एक रिदमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, रिदम आप जानते हैं बीट्स को कहते हैं, तो बीट वाले इफेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए कुछ पार्ट्स ऑफ पोएम में इसका यूज़ होता है। चलिए, नेक्स्ट जो होता है मीनिंग के बेसिस पे होता है। फिगरेटिव लैंग्वेज इज़ यूज्ड एज अ पोएटिक डिवाइस टू कन्वे द पोएट्स इंटेंडेड मीनिंग इन वेरियस वेज। तो फिगरेटिव लैंग्वेज आप जानते हैं कि कुछ बनावटी या घुमावदार लैंग्वेज जो कि पोएटिक डिवाइस की तरह यूज़ होती है, जिसका सामने सामने या सीधे सीधे से तो मतलब नहीं आता है, लेकिन हम थोड़ा सा उसके बारे में सोचते हैं तो हमारा उसका मीनिंग तब जाके क्लियर हो जाता है। तो अगर आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा करेक्शन मैंने कर दिया है। पोएटिक डिवाइसेस, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव सोनिक क्वालिटी अचीव स्पेसिफिक इफेक्ट्स व्हेन हर्ड। जो पोएटिक डिवाइसेस के पास सोनिक क्वालिटी होती है, साउंड के बेसिस पर डिवाइडेड होते हैं, वो अचीव करते हैं, वो पाते हैं स्पेसिफिक इफेक्ट्स व्हेन हर्ड। जब उनको सुना जाता है तो उनमें एक स्पेसिफिक इफेक्ट सा प्रोड्यूस होता है। और मैं यहाँ पे ये मिटा देता हूँ जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब देखिए, मैंने इसका उन्हीं बेसिस पर कुछ थोड़ा सा क्लासिफिकेशन फर्दर कर दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले ऊपर है पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, इस पोएटिक डिवाइसेस को आप जानते हैं 3 तरह से मैंने इसको डिवाइड किया था लास्ट पेज में। तो उस तरह से अब देखिए यहाँ पे एफओएस क्या है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। एफओएस मतलब होता है फिगर ऑफ स्पीच। तो जो हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं वो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो मीनिंग के बेसिस पे होता है। कुछ लोग आपको ये भी बताएंगे कि अलिटरेशन या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो भी फिगर ऑफ स्पीच होती है, लेकिन नहीं, वो फिगर ऑफ स्पीच नहीं होती हैं, वो पोएटिक डिवाइस होती हैं। फिगर ऑफ स्पीच में यूजुअली मीनिंग का फॉर्म आता है। देखिए, साउंड के बेसिस पर अलिटरेशन, एजोनेंस, कैकोफोनी, कैजोनेंस, यूफोनी, ओनोमेटोपिया। रिदम के बेसिस पे रिपीटिशन, राइम, कैसुरा। ठीक है, मीनिंग या फिगर ऑफ स्पीच जैसे हम कहते हैं उसके बेसिस पे फर्दर 4 क्लासिफिकेशन होता है। रिजेम्बलेंस के बेसिस पे, कंट्रास्ट के बेसिस पे, एसोसिएशन के बेसिस पे, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे।
रिजेम्बलेंस के बेसिस पे देखिए सिमिली हो सकता है, मेटाफर हो सकता है, पर्सोनिफिकेशन हो सकता है या अपॉस्ट्रॉफी हो सकता है। कंट्रास्ट के बेसिस पे एंटीथेसिस, एपिग्राम, एसोसिएशन के बेसिस पे मेटोनिमी, सिनेक्डॉक और सिनेक्डॉकी, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे क्लाइमैक्स या एंटी क्लाइमैक्स। लेकिन देखिए हम हमारे टेक्स्ट और हमारी स्कोप ऑफ बुक्स के हिसाब से हमें इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल आपके नॉलेज के लिए था। और मैं तो कह रहा हूँ उसको आप भूलिए, पहले पहले 2 मिनट वीडियो रोकिए और जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया आप भूल जाइए, क्योंकि अगले पेज से हम वो चीज़ें स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एक्चुअली आपको रिक्वायर्ड है, एक्चुअली आपके लिए मीनिंगफुल है। तो ये सब मेटोनिमी, क्लाइमैक्स, सिनेक्डॉकी, एंटीथेसिस, ये सब सुन के आप कैकोफोनी, कैजोनेंस, ये सब आपके स्कोप से बाहर है, लेकिन हाँ जितना इंपॉर्टेंट है और मैक्स टू मैक्स हम इसमें कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें साउंड के बेसिस पे क्या क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जानते हैं एलिटरेशन, जो कि आप जानते होंगे और जिसका हिंदी मीनिंग आप जानते हैं अनुप्रास। अगर आप अपने हिंदी में पढ़े हैं तो हिंदी में आप समझ जाएंगे कि इसे हम अनुप्रास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एलिटरेशन, अब हम लाइन बाय लाइन हर एक का डेफिनेशन देखेंगे और 4 एग्जाम्पल सबके हम देखेंगे, जिससे हमें बहुत क्लियर हो जाए हर एक चीज़। सबसे पहले देखिए एलिटरेशन, अ स्ट्रिंग ऑफ 3 or 4 इंस्टेंसेस ऑफ द सेम कंसोनेंट साउंड विथ नो मोर देन 1 इंटरवीनिंग नॉन अलिटरेटिव ऑन सेट कॉन्सोनेंट साउंड। तो देखिए एक स्ट्रिंग, एक सीरीज, ठीक है, मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूँ, स्ट्रिंग ऑफ 3 or 4 इंस्टेंसेस, 3 या 4 बार सेम कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे कंसोनेंट है, ठीक है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड विथ नो मोर देन 1 इंटरवीनिंग नॉन अलिटरेटिव ऑन सेट कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कि 3 से 4 इंस्टेंसेस सेम कॉन्सोनेंट साउंड जिसके बीच में एक हो नॉन एलिटरेटिव ऑन सेट, यानी कोई दूसरा ऑन कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए एग्जांपल, सुरेश सन स्लीप्स साउंडली। अब देखिए यहाँ पे स सुरेश के उसमें भी, सन के उसमें भी, तो यहाँ पे एस जो है वो क्या कर रहा है, एलिटरेशन पैदा कर रहा है। तो देखिए एस क्या है, कॉन्सोनेंट, और ये बार बार आ रहा है, 4 बार जैसे आ रहा है, और बीच बीच में कुछ नॉन एलिटरेटिव ऑनसेट कॉन्सोनेंट भी आ रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिए, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो देखिए ये क्या है, ये आप जानते हैं, आपने बहुत सारे सुने होंगे अपने बचपन में कि टंग ट्विस्टर जो होते हैं वो भी इन्हीं की कैटेगरी में आते हैं ब्रॉडली, क्योंकि जहाँ पे हमें बार बार एक ही तरह की साउंड बार बार बोलने पे मजबूर करते हैं, तो वहाँ पे ये एलिटरेशन का एग्जाम्पल हो जाता है। थर्ड देखिए, द ट्री स्वेड शाइली इन द समर ब्रीज। ठीक है, तो शाइली का मतलब होता है शर्मीले अंदाज में। ट्रीज स्वेड शाइली इन द समर, तो एस, स्वेड का एस, शाइली का एस और समर का एस, ये तीनों एलिटरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तीसरा देखिए, द टेरिबल टाइगर टोर द टोवेल। तो देखिए द नहीं होगा यहाँ पे, द क्योंकि डिफरेंट साउंड दे रहा है, ट वाला साउंड नहीं दे रहा है। तो टेरिबल, टाइगर, टोर, टॉवल, ये चारों मिल करके ट का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये एलिटरेशन का वो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एजोनेंस। एजोनेंस देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो देखिए एजोनेंस का क्या है, हम पढ़ते हैं, रिपीटेड वोवेल साउंड, वोवेल की साउंड इन वर्ड्स प्लेस नियर ईच अदर यूजुअली ऑन द सेम और एडजेसेंट लाइन। जो वोवेल साउंड बार बार रिपीट हो रही है इन द वर्ड्स प्लेस नियर ईच अदर, आस पास रखे वर्ड्स, यूजुअली ऑन द सेम और एडजेसेंट लाइन, सेम या एडजेसेंट लाइन्स में आस पास रखे वर्ड्स के बीच जब वोवेल साउंड रिपीट हो रहा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एजोनेंस। तो देखिए वोवेल्स आर जनरली सीन बट कॉन्सोनेंट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोवेल टू जनरेट अ वोवेल लाइक साउंड। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है, एलिटरेशन में आपको मैंने बताया था कि हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड होती है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, और एजोनेंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि सेम वोवेल साउंड रिपीट होती है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है उसके बीच में। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि वोवेल्स होते हैं यूजुअली, लेकिन कई बार कॉन्सोनेंट को भी यूज़ किया जा सकता है, क्या करने के लिए, वोवेल जैसी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, और वहाँ भी हम एजोनेंस ही बोलेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द सन रोज, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, द सन रोज हाई इन द स्काई, हाई और स्काई एजोनेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। द रेन इन द स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन, ये रेन, स्पेन, मेनली और प्लेन, ये सारे एजोनेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। आई लाई डाउन बाय द साइड ऑफ माई ब्राइड, साइड और ब्राइड ये दोनों एजोनेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। एजोनेंस यूजिंग कॉन्सोनेंट जो मैंने आपको अभी बताया इस लाइन में, उसका एग्जांपल देखते हैं, द स्काई लुक्स वेरी ड्राई। देखिए स्काई, आई जो वाला वर्ड है
और लुक्स वेरी ड्राई, आई, यहाँ पे भी आई दोनों जगह साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो एजोनेंस यहाँ पे भी होगा। इस तरह से यहाँ पे भी आई की वजह से हो रहा है, रेन यहाँ पे ए की वजह से हो रहा है, ब्राइड यहाँ पे भी आई की वजह से हो रहा है, आइड और आइड, तो मेनली साउंड जो आ रहा है वो आई का आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ओनोमेटोपिया। अब देखिए सबसे पहले आप बहुत सारे लोग गलत का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन जो गूगल हमें बताते हैं कि ओनोमाटोपिया, लेकिन इंडियन इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन है ये ओनोमाटोपिया। तो ठीक है, इसको गलत प्रोनाउंस मत करिएगा कि कुछ लोग पोइया या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो ठीक है इसको सही प्रोनाउंस करिएगा। और ये है इसकी प्रोनाउंसिएशन, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसकी। ओनोमेटोपिया इज़ द नेमिंग ऑफ अ थिंग बाय एक्शन और एक्शन बाय अ वोकल इमिटेशन ऑफ द साउंड एसोसिएटेड विथ इट सच एज हिस बस। तो मतलब कोई चीज़ को नेम कर दिया जाता है किस तरह से, उसकी वोकली इमिटेट करके, वोकली उसकी नकल करके जैसा वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे हिस, हिस क्या होता है, सांप का साउंड होता है, तो उस सांप की साउंड को हम जब हिस बोलते हैं तो हमें अपने आप इमेज बन जाता है सांप का, बज़ बोलते हैं तो हमें अपने आप बन जाता है बीज का साउंड, हनी बी का साउंड, या इस टाइप के किसी मॉस्कीटो वगैरह का साउंड बज़ हमें लगता है सुनने में। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं नेक्स्ट चल के। जैसे देखिए बिल्ली म्याऊं, ठीक है, हम इसको हिस हमने बड़ी कर ही लिया सांप का। स्प्लैश हमारा जो है वाटर का। क्रैकल आप जानते हैं कोयला जब जलता है, लकड़ी जब जलती है तो क्रैकल का साउंड प्रोड्यूस होता है। देखिए अगली चीज़ देखिए रिदम। रिदम के लिए हम देखिए रिदम हमने क्लासिफाई किया था, तो उसका हम एग्जांपल, एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे सामने आता है वो है रिपीटिशन का। चलिए रिपीटिशन देखते हैं क्या होता है। सिंपल रिपीटिंग, देखिए कुछ नहीं होता है रिपीटिशन, सिंपल जब कोई चीज़ रिपीट हो रही है, सिंपल रिपीटिंग ऑफ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विथ शॉर्ट स्पेस ऑफ वर्ड्स, कुछ स्पेस डाल डाल के जब चीज़ें रिपीट हो रही हैं। इसका हम दो एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, जैसे nobody can make it out here alone, all alone, nobody can make it out here alone। तो देखिए nobody भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है और alone भी रिपीट हो रहा है बार बार, alone, ठीक है, दो बार यहाँ पे, तीन बार रिपीट हुआ है, nobody तो कई बार, चार बार रिपीट हुआ है, तो ये रिपीटिशन कहलाता है। अगला देखिए, I looked upon the rotting sea and drew my eyes away, I looked upon the rotting deck and there a dead man lay। तो देखिए ये इतना पार्ट जो है लुक्ड अपॉन द, ठीक है, आई लुक्ड अपॉन द, इतना यहाँ पे कॉमन है और इतना आई लुक्ड अपॉन द यहाँ पे कॉमन है, तो ये दोनों जो है यहाँ पे रिपीटिशन का केस कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं मीनिंग के बेसिस पे, और यही आपका एक्चुअली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हम फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच इसे ही बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए सबसे पहले इसमें आता है सिमिली। ठीक है, जिसने अगर नहीं पढ़ा होगा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, रिपीटिशन अभी जस्ट हमने पढ़ा है, उसका एक टाइप होता है जैसे कहते हैं हम एनाफोरा। ठीक है, ये कई बार आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन हमने आपको इसलिए कवर नहीं कराया यहाँ पे, इसका कोई एक रीज़न था। इसका रीज़न ये है कि जहाँ पे भी इस तरह का कोई स्पेशल चीज़ यूज़ होती है तो वहाँ ही बहुत रेयर यूज़ होती है, एनाफोरा वगैरह बहुत जगह रेयर आते हैं। तो हम अपने टेक्स्ट डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे जो कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट कुछ आएगा हमको वही का वही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन मदद नहीं करते हैं। आपको यूजुअली आइडेंटिफिकेशन में क्या मदद करेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच, वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो हम और एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहे हैं वो सब भी आपको आइडेंटिफिकेशन मदद करेंगे, वो तो आपको यूजुअली याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत रेयर जगह आते हैं एनाफोरा और वो सब, इसलिए हम उसको डिस्कस करने से बच रहे हैं। देखिए सिमिली फिर भी बहुत सिमिली भी बहुत लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो देखिए सिमिली का प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग सही ही प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन कुछ लोग स्माइल वगैरह बोलते हैं इसको, तो ऐसा ना करें, इंग्लिश के साथ अत्याचार ना करें और सही प्रोनाउंस करिए सिमिली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिमिली क्या है। सिमिली, इन अ सिमिली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। तो सिमिली में होता क्या है, दो ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट तरीके के हों उनके बीच जिनमें एटलीस्ट एक चीज़ कॉमन हो, एक पॉइंट कॉमन हो, उनका कंपैरिजन किया जाता है। इसको बहुत ढंग से अभी समझेंगे, बस 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए आप। ट्रिक देखिए इसका क्या है, जब भी आपको लाइक एज या सो दिखेगा, सो का भी मैं एग्जांपल आपको दिखा दूंगा, थोड़ा सा वेट करने के बाद मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा सो का एग्जांपल, क्योंकि यूजुअली आपको दिखता भी है और टीचर्स भी यही बोलते हैं कि लाइक और एज आएगा तो, लेकिन सो भी आपका सिमिली में आ जाता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं नोट्स। नोट इंपॉर्टेंट क्या है, नोट्स नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, नोट्स गलत चीज़ है, नोट होगा केवल। ए कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स ऑफ सेम काइंड इज नॉट अ सिमिली। एग्जांपल है जिराफ इज एज टॉल एज अ जिराफ। तो ये आपको पता ही होगा, ये तो कोई बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम ये बोलें कि राम इज़
एज इंटेलिजेंट एज राम, तो वो गलत है, वो कोई सिमिली नहीं है, वो गलत चीज़ है, ठीक है। तो अलग अलग होना चाहिए। तो जिराफ इज एज टॉल एज जिराफ एकदम सिमिली का कोई एग्जाम्पल नहीं। अब देखो ये पॉइंट जो यहाँ पे आया है, इतना जो हमने अभी पढ़ा है इसको हम अभी समझते हैं। कैसे समझते हैं, आगे चलिए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बोलते हैं, हम यहाँ पे एक चीज़, मैं आपको एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, माई कज़िन इज़ एज टॉल एज अ स्काई स्क्रेपर। दूसरा मैं उसी तरह से, उसी को दूसरी तरह से बोल रहा हूँ, माई कज़िन इज टॉल लाइक अ, देखिए यहाँ पे लाइक मैंने आपको बताया था ना कि एक तो मैंने यूज़ कर लिया एज का, एज टॉल एज स्काई स्क्रेपर, और दूसरा माई कज़िन इज टॉल लाइक अ स्काई स्क्रेपर। अब चलिए इस स्टेटमेंट को जो मैंने आपको बोला इसको समझते हैं किस तरह से, इस डेफिनेशन के बेसिस पे कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट तरीके के हैं जिनमें एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन है। तो चलिए मैंने क्या क्या लिया यहाँ पे, दो चीज़ें ली, एक तो मैंने स्काई स्क्रेपर लिया और दूसरा मैंने अपना कज़िन लिया। कज़िन मान लीजिए ये कोई लड़का है, ये आपका कज़िन है। अब चलिए हम इसकी दोनों की फिजिकल क्वालिटीज़ नोट करते हैं। तो देखिए स्काई स्क्रेपर, देखिए यहाँ पे बुर्ज खलीफा जो खड़ा हुआ है ये मेड ऑफ ग्लास, ग्लास का बना हुआ है। स्लेंडर बहुत पतला है, मतलब ऊपर जाने पे बहुत पतला होता जा रहा है, और टॉल काफ़ी लंबा है। मेरा कज़िन जो खड़ा है इसकी फिजिकल क्वालिटीज़ देखते हैं अगर, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये वाइट है, गोरा है दिखने में, ब्यूटीफुल हेयर, बहुत सुंदर हेयर है इसके पास, और टॉल, ये भी बहुत लंबा है। तो देखिए स्काई स्क्रेपर एक चीज़ है, माई कज़िन, मेरा कज़िन जो है, मेरा भाई या जो कुछ भी है, कज़िन जो है वो एक अलग चीज़ है। दो डिफरेंट चीज़ के बीच में कोई एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होनी चाहिए, और जब हम उन दोनों के बीच कोई रिलेशन बैठाते हैं, उन दोनों को आपस में कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, तो इसे हम सिमिली कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला कि माई कज़न इज एज टॉल एज अ स्काई स्क्रेपर, या माई कज़न इज टॉल लाइक अ स्काई स्क्रेपर, ये एक सिमिली होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से आप समझ लिया, कज़न की भी क्वालिटीज़ नोट कर ली, स्काई स्क्रेपर की क्वालिटीज़ नोट कर ली, उसमें से कॉमन पॉइंट निकाल के हमने उन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर लिया। अब देखिए ये तो बहुत लंबी टायरसम प्रोसेस है, इसको हम नहीं फॉलो करेंगे। हम फॉलो यही करेंगे कि जब भी लाइक एज तो आएगा स्टेटमेंट में, तो वो हमारा सिमिली ही कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके देखिए हमने एग्जांपल्स अभी नहीं लिए सिमिली के, हम बहुत जल्द लेंगे, ऐसा नहीं कि हम कुछ छूट रहा है हमसे या हमने कुछ छोड़ दिया है, हम ज़रूर लेंगे। चलिए मेटाफर, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मेटाफर आप जानते हैं, मेटाफर भी बहुत जगह यूज़ होता है, उतना ही कॉमन है सिमिली से, लेकिन सिमिली और मेटाफर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं गारंटी करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद, ये ट्यूटोरियल सीखने के बाद आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे। चलिए मेटाफर क्या है, सबसे पहली चीज़, सबसे पहली लाइन जो है पे लिखा है, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। सिमिली को इम्प्लाई किया गया है, मतलब ऐसा तरह बोला गया है कि सिमिली ही इसका अर्थ निकलता है, लेकिन वो सिमिली है नहीं, सिमिली से बहुत अंतर है इससे। देखिए क्यों अंतर है, इट डज नॉट लाइक सिमिली स्टेट दैट वन थिंग इज लाइक अनदर और एक्ट्स एज अनदर, बट टेक्स फॉर ग्रांटेड एंड प्रोसीड्स एज इफ द टू थिंग्स वर वन। तो जो मेटाफोर है वो ऐसा स्टेट नहीं करता है, ऐसा कुछ दावा नहीं करता है कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ इज लाइक एनदर, वो किसी दूसरी चीज़ की तरह है या उसकी तरह एक्टिंग करती है। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा कि माई कज़न इज एज टॉल एज अ स्काई स्क्रेपर, तो ये कहता है सिमिली कि ऐसा है। लेकिन जो मेटाफर है इट टेक्स फॉर ग्रांटेड, वो फॉर ग्रांटेड लेता है, उसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं कि लाइक एज सो क्या गया, एंड प्रोसीड्स एज इफ टू थिंग्स आवर वन। तो ऐसा बोल देता है, ऐसा इम्प्लाई कर देता है कि दोनों चीज़ में कोई अंतर नहीं, दोनों चीज़ एक ही है। अब देखिए मैं अभी तो ऐसे एग्जांपल आगे भी हम लेंगे, लेकिन एक ऐसा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी आपको दो स्टेटमेंट जो लास्ट पेज पे दिए थे, माई ब्रदर इज़ लाइक टॉल लाइक अ स्काई स्क्रेपर, या माई ब्रदर इज़ एज टॉल एज अ स्काई स्क्रेपर। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूँ कि माई ब्रदर इज़ अ स्काई स्क्रेपर, ठीक है, तो सच नहीं है कि वो स्काई स्क्रेपर है, लेकिन वो इसका मीनिंग अल्टीमेटली यही निकल रहा है कि मेरा भाई इतना लंबा है कि वो स्काई स्क्रेपर है, ठीक है। तो चलिए आगे हम और बेटर और अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं, प्लस हम देखेंगे कि सिमिली और मेटाफोर में कैसे कंफ्यूज नहीं हुए। तो देखिए अगला हम पेज जो कि आप देख रहे हैं, ये है कि सिमिली और मेटाफोर में कंफ्यूज कैसे नहीं हो। मैं यहाँ पे अपना कलर जो है चेंज कर लेता हूँ। चलिए, ही फॉट लाइक अ लॉयन। देखिए लाइक का वर्ड आ गया, लाइक का वर्ड आते ही आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा क्या चीज़ है, ये सिमिली है। अब देखिए यहीं पे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि देखिए लाइक का यूज़ आ गया, इसका मतलब ये सिमिली ही है।
ही वॉज अ लायन इन द फाइट। ठीक है, वो, अब देखिए जिसने तान्हा जी देखी है, मुझे नहीं पता आपने देखा है कि नहीं, मैंने देखा है, मैं बता रहा हूँ कि तान्हा जी वॉज तान्हा जी फॉट लाइक अ लायन। लेकिन आप समझ जाएंगे, उसके लिए पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, तान्हा जी फॉट लाइक अ लायन, वो उसने अपनी फाइट में एक शेर की तरह लड़ाई की। और तान्हा जी वॉज अ लॉयन इन द फाइट, और वो शेर, वो फाइट में, वो जंग में शेर ही थे। तो ये चीज़ जो है मेटाफर वो फॉर ग्रांटेड लेती है कि कोई सिमिलरिटी नहीं, वो वही है ही। ठीक है, तो ये चीज़ आप मेटाफर कहेंगे। दूसरा देखिए, लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। लाइफ क्या है, एक रोलर कोस्टर राइड के जैसी है। ठीक है, अगर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो जैसी है, ऐसी है, इस तरह का वर्ड सामने आएंगे। लेकिन मेटाफर कहता है लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। लाइफ जो है वो रोलर कोस्टर राइड ही है, वो जैसी वैसी नहीं, वो ही वही है। द न्यूज़ वॉज लाइक अ डैगर टू हिज हार्ट। ये क्या है, सिमिली, क्योंकि यहाँ पे लाइक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सेकंड वर्ड, अब सेकंड वर्ड देखें अगर आप, द न्यूज़ वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट। जो न्यूज़ है वो खंजर थी उसके हृदय के लिए, इतनी ज़्यादा उसको खराब लगी वो न्यूज़। देखिए अगला, देखिए यही यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत से लोग नहीं बताते हैं, जहाँ पे आपका सो का यूज़ आता है। तो पहले हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द कैमल इज़ अ शिप ऑफ द डेजर्ट। तो ये तो आप जानते हैं, ये आपने सुना भी होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात मैंने आपको नहीं बोली। लेकिन हाँ, आप जानते हैं कि शिप ही बोल दिया गया है, शिप ऑफ द डेजर्ट ही बोल दिया गया है। लेकिन कैमल तो शिप ऑफ द डेजर्ट नहीं होता, वो तो शिप जैसा दिखता भी नहीं है। शिप तो आप जानते हैं जहाज होता है, और जहाज तो सीधी सी बात है डेजर्ट में नहीं चलता है, पानी पे चलता है। तो ये मेटाफर है, ये मान लिया गया है कि, और क्योंकि यहाँ पे लाइक वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया गया है, लाइक एस तो कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें, अगर आप इसको सिमिली में कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे। एज अ शिप, देखिए मैं आपको लाइन बाय लाइन चलता हूँ। एज अ शिप इज़ यूज फॉर क्रॉसिंग द ओशन, सो द कैमल इज़ यूज फॉर क्रॉसिंग द डेजर्ट। और ये है सिमिली। तो देखिए इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात एक सामने आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमारे सामने आती है कि कोई भी सिमिली मेटाफर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और कोई भी मेटाफर सिमिली में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कई बार इसका यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा, मेरे ख्याल से इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि सिमिली क्या और मेटाफर क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो थर्ड हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, जो थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन है पोएटिक डिवाइस का ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, वो है पर्सोनिफिकेशन। देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या है, एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू एन इनएनिमेट, जो कि यानी कि निर्जीव ऑब्जेक्ट, एनिमल, एनिमल निर्जीव नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, निर्जीव वस्तु, एनिमल और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, किसी जानवर या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कोई एक विचार, इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। उसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे देना ही पर्सोनिफिकेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड। अब लाफ्टर आप जानते हैं कि किसी को पकड़ नहीं सकती है, लेकिन यहाँ पे उसको पर्सोनिफाई किया गया है, कहा गया कि उसको पकड़ के रखी थी बहुत ज़्यादा दोनों साइड से। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि वो हंस हंस के पागल हो गई, मानो उसको हंसी ने जकड़ लिया हो। द कार डांस्ड अक्रॉस द आईसी रोड। तो यहाँ पे देखिए कार की बात हो रही है। सबसे पहले देखिए लाफ्टर, लाफ्टर क्या है, लाफ्टर एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, आइडिया ही है या एक एक्शन ही है। उस एक्शन को हमने पर्सोनिफाई कर दिया गया, मानो उसको पकड़ के रखी है। कार क्या है, कार है एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जिसमें जान नहीं है, लेकिन डांस अक्रॉस द आईसी रोड, यहाँ पे मेरे ख्याल से डांस्ड होगा। ठीक है, डांस्ड अक्रॉस द आईसी रोड्स, क्योंकि डांस भी हो सकता है, द कार डांस अक्रॉस द आईसी रोड। ठीक है, चलिए ग्रामर का हम तो दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं, पोएटिक डिवाइस सब समझ रहे हैं, तो ग्रामर का उतना बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए जब कार डांस, तो कार डांस नहीं कर सकती, लेकिन हमने जब इसको ऑब्जेक्ट को हमने पर्सोनिफाई कर दिया तो हम इसको डांस बोल रहे हैं। चलिए, माई डॉग प्रांस अराउंड लाइक अ ब्यूटी क्वीन। प्रांस का मतलब होता है बहुत इटला इटला करके चलना। कुत्ता जो है, वो एक डॉग जो है वो प्रांसिंग कर रहा है ब्यूटी क्वीन, तो उसको ब्यूटी क्वीन का वो किया गया, उसको पर्सोनिफाई किया गया एज इफ ही वॉज अ ब्यूटी क्वीन, वो ब्यूटी क्वीन हो, इस तरह से उसको पर्सोनिफाई किया गया। तो देखो एनिमल को भी हम पर्सोनिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़, द थंडर रोड इन द इवनिंग। देखिए मैक्सिमम टाइम्स आपको पोएम्स वगैरह में आपको यही देखने को मिलता है कि आपको एक नेचुरल फिनोमिना को पर्सोनिफाई किया जाता है। तो वही चीज़ मैंने लास्ट एग्जांपल अपने ले ली है कि उसने रोर किया। रोर आप जानते हैं कि
एक थंडर नहीं कर सकता, लेकिन हमने उसको पर्सोनिफाई किया, उसकी आवाज़ को हमने रोरिंग कह करके पर्सोनिफाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एपोस्ट्रॉफी। देखिए ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये होता कुछ नहीं है, पर्सोनिफिकेशन का ही एक अगला स्टेप होता है, और इसको समझने का बहुत ही ईजी एक तरीका है। चलिए देखते हैं क्या है पहले। apostrophe is a figure of speech in which the writer directly addresses an absent person or a dead person as if he was here, or an inanimate object or an abstract idea as if it had life. तो apostrophe क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें राइटर डायरेक्टली किसी एड्रेस करना मतलब बोलना या उसका नाम लेना एक एब्सेंट पर्सन, एक जो ऐसा पर्सन जो आप प्रेजेंट नहीं है, या डेड पर्सन यानी मरा हुआ पर्सन, ऐसे मानो कि वो यहाँ पे हो, या फिर एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें जान नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एज इफ इट हैड लाइफ। अब देखिए इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया तो हमने देख लिया था, ये पर्सोनिफिकेशन का वो है, लेकिन यहाँ पे जो है एपोस्ट्रोफी क्यों एक एक्स्ट्रा स्टेप है पर्सोनिफिकेशन का, क्योंकि यहाँ पे जो राइटर है वो केवल इनएनिमेट, यहाँ पे अगर आप देखें कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एनिमल या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा आदमी, यहाँ पे किसी इंसान को भी एड्रेस कर सकता है पोएट, जो एब्सेंट हो या मरा हुआ हो। ठीक है, तो देखिए इसके एग्जांपल्स दो हमने लेकर के रखे हैं। देखिए सबसे पहले हम ट्रिक देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम 99% ऑफ टाइम क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इन सेंटेंसेस में। तो जिन सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा उसका आप समझ जाइएगा एपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है। देखिए ऐसा मत समझिएगा कि होगा ही होगा, लेकिन आप जानते हैं कि अगर नहीं भी होगा तो आप आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं कि एब्सेंट पर्सन, डेड पर्सन को या पर्सोनिफिकेशन को ही किस तरह से कन्वे किया जा रहा है। तो बहुत कंफ्यूज होने की चीज़ नहीं है, लेकिन 99% मैं आपको बता दिया हूँ कि एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, आप उसको एपोस्ट्रोफी मार्क करके आएंगे, नहीं होगा तो फिर आप केवल इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा कि जब डेड पर्सन, ठीक है, इस पॉइंट पर जब डेड पर्सन या एब्सेंट पर्सन को पोएट बुला रहा है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, तो डेफिनेशन है उसकी, तो वो एपोस्ट्रोफी ही होगा। ठीक है, एपोस्ट्रोफी होगा, ये एपोस्ट्रोफ या और कुछ नहीं होगा इसका प्रोनाउंसिएशन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ओ मदर आई विश यू वर हियर टू सी द साइट। देखिए इनकी मदर जो हैं वो अब यहाँ नहीं रही हैं या डेड हो चुकी हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं ऐसी काश तुम यहाँ पे होती इस नज़ारे को देखने। कोई बहुत सुंदर सा नज़ारा है वो नहीं देख पा रही क्योंकि वो दुनिया में नहीं है। एक डेड पर्सन को पोएट एड्रेस कर रहा है, और देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो आपको यहाँ पे तुरंत कहना चाहिए क्या ये एपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्राइट स्टार हाउ आई विश आई वर स्टेडफास्ट यानी कॉन्स्टेंट, एज दाउ आर्ट मतलब एज यू आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जॉन कीट्स की एक पोएम थी, मैं वैसे तो बता रहा हूँ आपको ताकि आपको कंटेक्स्ट समझ में आए। जॉन कीट्स की एक पोएम थी जिसमें अपने लव्ड वन के साथ जो बिताए पल हैं उसने पोएट बोल रहे हैं कि काश मैं भी आपकी तरह कांस्टेंट हो सकता स्टार से, और मैं हमेशा अपने लव्ड वन के साथ रह सका होता, ठीक है, रहता। तो ये चीज़ को वो कहना चाह रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं है। देखिए एंड में जाकर के यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा है। पर्सोनिफिकेशन आप जानते हैं कि मानवीकरण को बोलते हैं। अगर आप हिंदी समझते हैं या हिंदी में आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाइपर। देखिए मैं ही क्या बोलूँ, मैं ही आपको दिखा दूँ यहाँ पे क्या ही प्रोनाउंसिएशन है इसका। तो देखिए बहुत लोग गलत बोलते हैं हाइपर ये वो, तो देखिए हाइपरबोली, ठीक है, हाइपरबोली, इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है इस वर्ड का। नेक्स्ट अगर हम देखें कि क्या चीज़ है ये हाइपरबोली, इन हाइपरबोली स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। और अगर मैं इसको वो बोलूँ उस तरह से अगर देखा जाए, आपने अगर अतिशयोक्ति पढ़ा है हिंदी में, ठीक है, जिस किसी ने पढ़ा है 10th में होता है ये अलंकार चैप्टर में, तो ये बस वही है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जब बताया जाता है तो हम उसे इंग्लिश में हाइपरबोली कहते हैं। अब देखिए हाइपरबोली का क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स अब समझ में तो आ ही गया होगा आपको। कोई चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा के एम्फैटिक मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाना, ऐसा कुछ करना। बाय ओवर स्टेटमेंट का मतलब होता है ज़बरदस्ती बढ़ा चढ़ा के कोई बात कहना। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही वेज अ टन। अब देखिए कोई भी इंसान पॉसिबल ही नहीं है कि वो 1 टन वे करे। टन का मतलब होता है 1000 किलोस, ठीक है, तो टन कभी वो वे कर ही नहीं सकता कोई इंसान, लेकिन ऐसा दिखाने के लिए ओवर स्टेटमेंट किया गया है कि बहुत भारी है, बहुत मोटा है। फिर से इसको मैं बता रहा हूँ आपको,
नो ऑफेंसेस, आप इसको दिल पे ना ले, दिमाग में ले, ठीक है, कोई ऑफेंड ना हो जाए इससे प्लीज़, ठीक है। वाई मैन इफ़ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विद टीयर्स। अब कह रहा है अपने दुख के मारे ऑथर कि अगर ये रिवर पूरी तरह से सूख भी जाती तो मैं उसको अपने आंसुओं से भर देता, क्योंकि मुझे अपनी इतना मेरे अंदर दुख है। लेकिन फिर वही बात कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अपने आंसुओं से कोई नदी भर दे, लेकिन ये एम्फैटिक बनाया जा रहा है बढ़ा चढ़ा के बोलने पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीमोरन, ठीक है। ऑक्सीमोरन क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या है। एक स्पेशल फॉर्म है एंटीथेसिस का। अब देखिए मैंने आपको बताया कि मैंने हर चीज़ आपको नहीं एक्सप्लेन की, क्योंकि वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। एंटीथेसिस आपके बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन फिर भी क्योंकि ये स्पेशल फॉर्म है एंटीथेसिस का, तो इसका मीनिंग क्या है, देखिए, स्ट्राइकिंग अपोजिशन ऑफ वर्ड, दो ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस, ऐसी बातें जो एकदम अपोजिट हों। मान लो एक वर्ड में बोल रहा है पोएट कि मैं बहुत भारी हूँ, और अगले वर्ड में बोल रहा है लेकिन मुझे कोई अगर गुब्बारे से बांध दे तो मैं तो उड़ने लगूँ। तो ये दो बहुत अपोजिट चीज़ें हैं, स्ट्राइकिंग अपोजिशन है, ठीक है। ये चीज़ जो है ये एंटीथेसिस में आती है, और ये स्टेटमेंट्स में होती है यूजुअली, वेयर बाय टू। और देखिए ये तो हो गया एंटीथेसिस की बात। अब हम ऑक्सीमोरन की बात करें, स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस है वेयर बाय, जिसमें टू कंट्ररी क्वालिटीज़ आर नेम्ड एट वंस ऑफ द सेम थिंग, जिसमें दो कॉन्ट्रारी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक साथ ही जिसका नाम ले लिया जाता है। कॉन्ट्राडिक्टरी आप समझते हैं, कॉन्ट्रारी नहीं होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी गलत बोल गया तो मैं फर्स्ट टाइम, अब ध्यान दीजिएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब होता है कि अपोजिट, एकदम एकदम विपरीत, तो उनको एक साथ ही नाम दे दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं, क्या चीज़ कहते हैं, ऑक्सीमोरन। और यहाँ पे क्वालिटीज़ की बात होती है, ध्यान दीजिएगा, दो क्वालिटीज़ इसका जो बिल्कुल ही अपोजिट हों। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू हर फ्रेंड शी इज़ प्रीटी अगली, अगेन नो ऑफेंसेस, ठीक है, कोई ऑफेंड ना हो जाए, दिन दिमाग में लीजिए इसको। अकॉर्डिंग टू हर फ्रेंड शी इज़ प्रीटी अगली, और अपने उनके दोस्तों के हिसाब से वो जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदी बदसूरत है दिखने में। और प्रिटी अगली, देखिए प्रिटी है क्या होता है, सुंदर का मतलब होता है, और अगली मतलब होता है बदसूरत या गंदा दिखने में। तो ये देखिए दोनों ही स्ट्राइकिंग अपोजिशन है वर्ड्स के, एकदम ही डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों, लेकिन साथ में यूज़ की गई है, तो उसे हम ऑक्सीमोरन बोलेंगे। ही इज़ अ लिविंग डेड। अब देखिए लिविंग है तो डेड कैसे हो सकता है, और डेड है तो लिविंग कैसे हो सकता है, देखिए एकदम अपोजिट बात है। इसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। उसी तरह से कुछ फेजेस हैं, और इन फेजेस का कोई अंत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको सारे बता दूं आपको सब समझ में आ जाए। इन्फिनिट है, ठीक है। जैसे मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल से मैं बताता चलूँ, लेकिन आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ वैसे भी आपको समझने भर के लिए, कि वॉकिंग डेड, जब डेड है तो वॉक कैसे कर सकता है, ठीक है। ओपन सीक्रेट, जब ओपन है तो सीक्रेट कैसे है। ओरिजिनल कॉपी, जब ओरिजिनल है तो वो कॉपी कैसे है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ये आपको समझाने के लिए मैंने ये सब कर लिया। चलिए ऑक्सीमोरन के बाद आयरनी पे आते हैं हम। आयरनी देखिए क्या है। Irony is a mode of speech in which real meaning is exactly opposite to that which is literally conveyed. Irony एक ऐसा मोड है स्पीच का, इस तरह से बोलने का तरीका है जिसमें जो एक्चुअल मीनिंग है वो एकदम अपोजिट है किसके, जो बोला जा रहा है, जो लिटररी बोला जा रहा बताया जा रहा है, इसके एकदम अपोजिट उसकी मीनिंग निकल के आ रही है। देखिए इसके 3 टाइप हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इसके डेप्थ में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल समझने की ज़रूरत नहीं, बस पता होना चाहिए कि 3 टाइप है, और वो भी पता ना हो तो बिल्कुल चलेगा। चलिए भूल जाइए, कोई टाइप वाइप कुछ नहीं आपको पता है। चलिए एग्जाम्पल क्या है इसका। एग्जाम्पल देखिए ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं, कोई स्टेटमेंट वाइज एग्जाम्पल नहीं होते हैं, लेकिन जैसे आपने कभी कहानी पढ़ी होगी तो आपने बहुत बार ये चीज़ें यूज़ की होगी, आयरनी का मीनिंग, ठीक है। तो जैसे एक छोटा सा अगर हम एक वो लें, सिचुएशन लें कि ये पर्सन मॉकिंग हिज फ्रेंड फॉर लूजिंग हिज पर्स, उसका अपना पर्स खो देने के लिए उसको मॉक कर रहा है, इसका मजाक उड़ा रहा है। एंड देन ही लॉस्ट हिज ओन पर्स, ठीक है, तो अपना ही पर्स उसने खो दिया। तो ये बड़ा फ़नी सा सिचुएशन हो जाता है, ठीक है, बहुत मजाक सा सिचुएशन हो जाता है, हंसी वाला सिचुएशन हो जाता है, तो इसे ही आप आयरनी कहते हैं। इसके बाद देखिए, देयर इज़ नथिंग रिटन ऑन दिस ब्रिक, ठीक है, तो इस ब्रिक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा आयरनी तो ये है कि ये स्टेटमेंट भी उसी ब्रिक पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको दिख पा रहा होगा ये चीज़, ठीक है। तो ये होता है आयरनी के एग्जाम्पल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पन। पन आपने बहुत बार सुना होगा अपने डेली लाइफ में, कई बार
ठीक है, अपने स्टेटमेंट्स पे कई बार क्वेश्चन आंसर में पूछ लेता है व्हाट इज़ द पन इंटेंडेड हियर, तो वो देखिए आगे देखते हैं पन क्या है। पन इज़ अ जोक एक्सप्लॉइटिंग द डिफरेंट मीनिंग ऑफ अ वर्ड और द फैक्ट दैट देयर आर वर्ड्स विच साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। तो देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, पन क्या है, एक जोक होता है सबसे पहली चीज़। तो पन तो एक मजाक है, ठीक है, पन क्या है, एक मजाक है जो क्या चीज़ का फ़ायदा उठाता है। एक्सप्लॉइटिंग का मतलब क्या चीज़ का फ़ायदा उठाना, डिफरेंट पॉसिबल मीनिंग ऑफ ए वर्ड, एक ही मीनिंग के एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स का फ़ायदा उठाता है, या द फैक्ट दैट देयर आर वर्ड्स विच साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग, या ये फैक्ट जो सेम साउंड करते हैं, साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनके मीनिंग जो होते हैं वो डिफरेंट हैं। समझ में आ रहा है आपको कि जैसे मैं आपको बताऊं कि टायर्ड, चलिए अब वो सब छोड़िए, मैं आपको अभी एग्जांपल्स देखेंगे, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा चीज़ें। चलिए एग्जांपल्स पे आते हैं। एग्जांपल देखिए आप, टू सिल्क वॉर्म हैड अ रेस एंड इट एंडेड इन अ टाई। अब देखिए टाई का हम इस वर्ड के ऊपर फोकस करिए, और इसके हम दो एग्जांपल्स लेंगे, फिर इस ये जो लाइन लिखी हुई है इसके हम दो एग्जांपल्स लेंगे कि वो वर्ड जो सेम साउंड करते हैं लेकिन उनके डिफरेंट मीनिंग है। चलिए देखते हैं। टू सिल्कॉन इंडेंट है, देखो टाई के दो मीनिंग हो सकते हैं। टाई मतलब कि मैच टाई हो गया, ठीक है, कोई नहीं जीता, दोनों बराबर समय पहुंच गए। और इसका सेकंड मीनिंग हो सकता है कि जो टाई आप लोग लगाते हैं, बो वाली टाई, शर्ट में जो टाई लगती है, अब देखिए वो टाई भी सिल्क से बनती है, आप जानते होंगे, और सिल्क वॉर्म्स से ही सिल्क निकाला जाता है। तो देखिए ये एक मजाक है जो कि एंडेड इन टाई, एंडेड इन टाई का मीनिंग है कि वो एक टाई में एंड हुआ उसका, यानी कि एक टाई बन गई, या फिर वो दोनों ही नहीं जीत पाए, दोनों बराबर है। तो देखिए दो मीनिंग निकल रहे हैं इसके। और अगर आपने हिंदी में श्लेष अलंकार पढ़ा है तो आपको एक सेकंड में ये बात समझ में आ जाएगी कि असल में एक तरह का इंग्लिश का श्लेष अलंकार है। चलिए, इस लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। क्या ज़िंदगी जीने लायक है, तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लिवर पे। लिवर के यहाँ पे दो मीनिंग हो सकते हैं, जीने वाला, ज़िंदगी को जीने वाला, या फिर लिवर एक ऑर्गन जो है हमारे शरीर में उसे भी डिनोट करता है, ठीक है। तो अगर लिवर अच्छा है, यानी जीने वाला इंसान अच्छा है, खुश मिजाज रहता है, तो उसके लिए ज़िंदगी अच्छी है। लेकिन 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 अगर वो उसका अगर लिवर अच्छा है, यानी कि जो ऑर्गन अच्छा है, तो भी उसके लिए जीने ज़िंदगी अच्छी है। लेकिन अगर जीने वाला इंसान अच्छा नहीं है, उसको बहुत दुखी रहने की आदत है, तो भी उसके लिए ज़िंदगी वर्थ लिविंग नहीं होगी। और उसका लिवर ख़राब है उस आदमी का, तो भी जो ज़िंदगी है वो जीने लायक नहीं होगी। तो देखिए इतने मीनिंग इसके निकल करके आ रहे हैं, तो इसे हम पन कहते हैं, फिर मजाक कहते हैं। चलिए, वाई कुडेंट द बाइसिकल। अब देखिए हम एग्जाम्पल जो अगला एग्जाम्पल जो ले रहे हैं कि हम इस कैटेगरी के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। वाई कुडेंट द बाइसिकल स्टैंड अप ऑन इट्स ओन। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट वॉज टू टायर्ड। अब देखिए टायर्ड का मीनिंग दो होते हैं, दो मीनिंग तो एक ही है, थकान, लेकिन यहाँ पे एक और मीनिंग निकल सकता है कि टायर हैं उसके, टायर्ड, टू टायर्ड, ठीक है। फोर जैसे व्हील्ड बोलते हैं हम, उस जैसे यहाँ पे टू टायर्ड, तो दो टायर वाली है इसलिए नहीं खड़ी हो सकती, तीन टायर या चार टायर वाली होती तो खड़ी हो जाती, या फिर वो बहुत थकी हुई थी बाइसाइकिल इसलिए अपने आप खड़ी नहीं हो पाई। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉग पार्किंग ओनली, अदर्स विल बी टोड। अब देखिए फ्रॉग की पार्किंग है यहाँ पे, बाकी सारे जो होंगे वो टोड होंगे। तो टोड का यहाँ पे दो मीनिंग है। टोड का यहाँ पे मीनिंग है कि आप जानते हैं फ्रॉग और टोड दो तरह के जानवर होते हैं, और दूसरी मीनिंग है टोड, TOWED, जिसका मतलब है खींच करके ले जाया जाता है। आप जानते हैं ना कि आप गलत पार्किंग कर दें, इलीगल पार्किंग कर देगा शहर में, तो आपको टो ट्रक्स आकर के, खींचने वाली ट्रक्स आकर के ले जाकर आपकी गाड़ी खींच के ले जाएगी ट्रैफिक पुलिस के पास, ठीक है। तो ये दो मीनिंग निकल रहे हैं इसके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए ये सब तो मैंने आपको पढ़ा दिया, और इसका कोई लिस्ट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ख़त्म हो गया, तो नहीं, इसकी कोई लिस्ट नहीं है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको पढ़ा दिया, जो आपके लिए इस समय ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको पता होना, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। क्योंकि इसकी तो कोई लिस्ट नहीं, मैं आपको कुछ भी पढ़ाता जाऊँ, मेटोनिमी, सिनेक्डोकी, ट्रांसफर्ड एपिथेट, इंटरोगेशन, एक्सक्लेमेशन, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इतना आपने पढ़ लिया, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है अभी के लिए, ठीक है। आप MA करेंगे, BA करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, तो आपके लिए ये
आपको ये सब भी पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। चलिए, अब इतना आपने कर लिया, अब आपको पढ़ाई तो हो गई लेकिन कुछ लिखाई भी होनी चाहिए, यानी कि आपको कुछ प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो देखिए नीचे जो है हमने आपके लिए एक एक्सरसाइज PDF जो कि पूरी तरह से फ्री है, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल रखी है, आप अभी जाइए डाउनलोड कीजिए और उसमें आप देखिएगा, उसमें आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे मुझे लगता है इतना पढ़ने के बाद। उसका आप ट्राई करिएगा, फिर जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए उसके लिए सॉल्यूशन वीडियो भी उसका बना देंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर पसंद आया कंटेंट तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, पूछ लीजिएगा कुछ डाउट्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि है VS स्टू कपूर। चलिए, थैंक यू।